चलिए आइए आज फिर से मतलब कुछ क्वेश्चन हल करते हैं रेलवे एनटीपीसी का। समझ गए ना, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज भी हम प्रयास करेंगे आपको 20 से 25 क्वेश्चन हल करा देने का। और चूंकि देखिए थोड़ा सा अपना एक चीज ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, कोशिश करिए। थोड़ा सा जितना समय मिलता है हम आपको दे ही रहे हैं, थोड़ा सा कुछ काम की वजह से फंसे हुए हैं, समझ गए। तो चलिए ना देखते हैं, जो है समय बर्बाद ना करके हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है छुट्टी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आज ऐसे आपको मिलेंगे ना जो लगेगा कि कंटेंट बेसिस क्वेश्चन होकर के एकदम बेसिक, सिर्फ देखिए इंटेलिजेंट नहीं बनना, स्मार्ट बनना। स्मार्ट बनेंगे ना तो मैथ आसानी से हल होगा और समझने का प्रयास करना है मैथ को। आखिर कह क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खुद बना होता है, हमको बनाने की कहीं कोई जरूरत उसको नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे उसको समझने का कि क्या क्वेश्चन बिना कंटेंट का, मतलब कंटेंट पे भी बन सकता है, बिना फॉर्मूला का भी, उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का ये क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। अंतिम अंक कहने का मतलब है इकाई अंक। अंतिम अंक कहने का मतलब है इकाई अंक, समझ गए। अब अंतिम अंक समझिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम n का वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख के देख सकते हैं, कुछ भी। इसके लिए हम क्या आराम से आपको कुछ फॉर्मूला ए पावर n a प्लस b करके बताते रहे तो वो मामला एक अलग है। सम संख्या हो, विषम संख्या हो, वो जरूरत नहीं है। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, चलिए ठीक है, पेन तो आपका लगभग चलो रे बाबू, 6 पे पावर n माइनस है छुट्टी 5 पे पावर n का अंतिम अंक कह दीजिए बाबू, या इकाई अंक कह दीजिए छुट्टी, एक ही बात है, समझ गए। दोनों एक ही चीज है। तो n का वैल्यू हम अपने मर्जी से कुछ भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं कि क्या आएगा। चलो n का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी 0 लेंगे ना तो a पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये माथा का दर्द हो जाएगा। इसका भी 0, इसका भी 1 1 0 हो जाएगा। 0 कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। करा n किसी भी प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या कहता है जो 1 से स्टार्ट हो, 0 से ना, समझ गए। जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। n बराबर 1 लेके देखते हैं पहले। n बराबर कितना रखते हैं 1। तो अगर n पर पावर 1 तो 6 पे पावर 1 का वैल्यू 6 और 5 पे पावर 1 का वैल्यू 5, अर्थात ही घटा के आ गया 1। अगर n बराबर 2 ले छुट्टी तो 6 का स्क्वायर 36 अब 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो 11, अर्थात अंतिम अंक 1। इधर आ जाओ छुट्टी, n बराबर 3 लेते हैं बाबू, तो 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216। अच्छा 6 है पहले बाबू, हाँ, तो 6 का क्यू 216, अब 5 का क्यू 125। मेरे ख्याल से घटाएंगे ना बाबू तो देखिए ना कितना आ जाएगा आपको, लगभग 6 में 5 जाएगा, लास्ट में 1 ही आएगा छुट्टी। अब बाकी आप घटाते रहिए ना, समझ गए। 11 में 2 गया 9, समझ गए, 91। तो हर हाल में इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है बाबू, 1, समझ गए। तो यही तो ये पूछ रहा था कि अगर आप n कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो अंतिम अंक क्या होगा। देखिए कहीं ऑप्शन में 1 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, समझ गए। तो हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह का आप मेरे ख्याल से बना लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य, माध्य मतलब समझ रहे हैं ना, माध्य मतलब वही औसत। और ऐसे माध्य बराबर भी वही होता है, दी गई राशि का योगफल बटा दी गई राशि का योगफल, समेशन ऑफ n टर्म बटा नंबर्स ऑफ टर्म, समझ गए। ये कंडीशन है इसका माध्य। और 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य के बीच का अंतर कितना है, अंतर। तो 8 भाज्य संख्या पहले लिखते हैं, 8 भाज्य संख्या। तो पहली भाज्य संख्या हमको मिल जाएगा बाबू 4,
उसके बाद 6, 8, 9, 10 भी हो जाएगा छुट्टी, 12, 14, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, गिन के देखे 3, 3, 6 मेरे ख्याल से 8 हो गया, तो 16, 14, 16, 14 आपका हो गया 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 10, 70, एक में 16, 14, 30, 20, 50 और 10, 60, कहीं मिस्टेक तो ना कर रहे हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अरे बाबू 16 न, अरे बाबू 15, 15 एक भाज्य संख्या होगा छुट्टी, 5 दिया 15, ठीक है, हम मिस कर गए थे लिखने में। अब ऐड करके देखते हैं बाबू। तो ठीक है, एक घट गया तो 69 हो रहा था, आइए ना बाबू 15 और 69 उधर हो रहा तो इधर हो गया 78, और 78 माध्य पूछ रहा है बाबू, तो दी गई राशि का योगफल बटा संख्या 8 कर देते हैं। अभी नहीं कुछ करेंगे, भाग देना और सिर के दर्द है, समझ गए? तो अगला हम समझते हैं अभाज्य संख्या छुट्टी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बाबू जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे उसको अभाज्य, तो पहला अभाज्य तो 2 होगा, फिर 3, 5, 7, 7 के बाद 11 बाबू, फिर 13 एंड 15 नहीं छुट्टी, 13 के बाद मेरे ख्याल से 14, 15, 16, 17 होना चाहिए। कई को हो गया? 3, 3, 6 और 17, 19। एक बार हम देख लेते हैं, शायद फिर कहीं अगर हम मिस करें तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू। तो 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, ठीक है, 6 बच गया, 7, 8, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11, 12 होगा नहीं, 13, 14, 15 होगा नहीं, तो 16, 17, ठीक है, 18 होगा नहीं, 19। अब मेरे ख्याल से 3 और 3, 6 और 2, 8 हो गया है बाबू। चलो आ जाओ, छोड़ते हैं छुट्टी। 13, 7, 20, 20, 20, 40, 40, 30, 70, 7, 77 बाबू, 77 अब बटा 8 बाबू। इन दोनों का अंतर पूछा है रे छोटी, आ जाओ तो बाबू। तो अंतर हो जाएगा बाबू 78 बटा 8 माइनस 77 बटा 8, तो बराबर 1 बटा 8। समझ गए बाबू? ऑप्शन में होना चाहिए, हाँ है छोटी, ऑप्शन सी। देखिए आप लोग ना, हम जानते हैं कि शायद आप लोग को बहुत शिकायत रहता होगा हमसे कि सर रेगुलर नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आप समय दे पाते हैं। अभी कुछ कैंपस में कहीं कुछ काम लगाए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई अच्छी तरह से करें। आप थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, जितना संभव है। मैथ हम सेट हल करवाए हैं तो लगभग टाइप खींच ही दिए हैं, है अभी एक आपको लगता 10-15 दिन तो अभी है ही एग्जाम में, कोशिश करेंगे 2-4 सेट और हल करा ही दे, समय मिलेगा तो। फिर भी कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो, मॉक टेस्ट वगैरह और भी कहीं आपको अवेलेबल है। देखिए पढ़ने में संकोच नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है कि दिलीप सर पे ही डिपेंडेंट रहना, ठीक है। दिलीप सर से कुछ बातें सीखने के मेरा सीख रहे हैं और भी लोगों से सीखेंगे, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, समझ गए? तो उसके लिए ये नहीं है कि सर प्रॉपर के सर के ऊपर टारगेट रहे, ये रहे। थोड़ा सा ट्राई करिए ना, आप लोग समझदार हैं, सेट वगैरह मारिए जितना ज़्यादा संभव है। अब जो आपको 10 दिन टाइम बचा है ना, एक चीज़ जरूर कहेंगे कि 10 दिन में ये ना कोशिश करिए कि हम वो पढ़ें जो हम नहीं जानते हैं, वो कोशिश करिए कि जो पीछे पढ़े हैं किसी कारण बस उसको ना हम भूल जाए, उसको कस के रिवाइज करिए जितना ज़्यादा होना। आप कोशिश करो कि सिलेबस पढ़ने से अच्छा है आप जितना ज़्यादा हो सेट मारिए, सेट बनाइएगा तो वो आपके लिए फायदा करेगा, समझ गए? चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। जब 19 पे पावर 300 को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पिछला सेट में हम लोग बनाए थे 1 के अंतर वाला, तो वहां पावर विषम में था, यहाँ तो सम था। बड़ा अच्छा हो गया क्वेश्चन, दोनों तरह का मिल गया। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आपको कभी छूटेगा ही नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अंतर कोशिश करना जितना कम से कम लाए। आ जाओ बाबू, तो यहाँ है 19 पे पावर 300 माइनस, माइनस कहाँ, डिवाइड 20 से भाग दे। तो देखो तो छोटी, 19 माइनस 20 पे पावर करेंगे बाबू 300, समझ रहे जूनियर? तो कितना हो जाएगा बाबू? 1 पे पावर, अच्छा माइनस 1 छोटी, माइनस 1 पे पावर है 300, सम संख्या है ना रे,
और सम संख्या रहता है ना बाबू पावर में, तो घात माइनस भी है तो आधार माइनस भी है तो वो प्लस हो जाएगा, अर्थात हमारा 1 हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन बी। अगर सम संख्या नहीं रहता तो फिर भाजक को उसमें हम घटा लेते। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना? देखिए आपको लगता है कि सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे वीडियो आपका रिकॉर्डेड हमेशा रहेगा इस चैनल पे, ऐसा मत सोचिए कि हटा दिया जाएगा, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, वो सब कुछ नहीं, ये सेपरेट है, इसमें कहीं कुछ ही नहीं किया जाएगा। कभी बाय द वे एप्लीकेशन पर आए तो वो नए वीडियो नए तरीके से होंगे, इसलिए इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि सर हम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए चौथा, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन भी कैसा है? एपी, समांतर श्रेणी का कहने का अर्थ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनवां पद पूछ रहा है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम पूछते हैं बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स का निकालने का कंडीशन होता है छोटी, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 अगुने d। समझ गए? समझ में आ रहा है ना बाबू? देखो जूनियर, थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो पढ़ोगे बढ़िया से। समझ गए? और माइंडली फ्री होकर के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जहां ए कहता है प्रथम पद, और प्रथम पद मेरे ख्याल से 2 हो जाना चाहिए। ए का वैल्यू यहाँ है, ए बराबर प्रथम पद तो 2। डी कहता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना का है, अंतर 2 लगातार पदों का देखो ना बाबू, मेरे ख्याल से 5 का। और n बराबर तो नहीं दिया है 10, हमको कहा कि Tn इक्वल टू भाट है सर, आप बता दीजिए। तो a Tn ही निकालना था ना, तो Tn बराबर करा a मतलब 2 अब प्लस n माइनस 1 तो 10 में 1 गया 9 अगुने d 5 तो 9 पचे 45 2 47 टी। ऑप्शन है? ऑप्शन हाँ, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा। प्रोग्रेशन वगैरह है, नंबर सिस्टम, एडवांस, कॉमर्शियल। एक चीज और आपको हम बता दें, कोर्सेज करिए एडवांस वगैरह में। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहला चैप्टर स्टैटिक्स है, माध्यमाधिका बहुलक, विचलन गुणांक परिसर, समझ रहे हैं, रेंज जिसे आप कहते हैं। ये सब क्वेश्चन को चैप्टर को देख लीजिए। मेंसुरेशन बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन सबसे इजी चैप्टर है अगर उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अगर फॉर्मूला ना याद है तो मेंसुरेशन सबसे हार्ड है। उसके बाद थोड़ा सा ट्रीगो देख लीजिए, ट्रीगो से भी रेगुलर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। समय अगर आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देखने का तो ट्रीगो में हाइट एंड डिस्टेंस इसी के साथ देख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलीगन्स देख लो, बहुभुज जो आपको पूछ रहा है। समझ रहे हैं? बहुभुज बड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन अगर वहां दिमाग से हट गया ना तो बड़ी माथा की दर्द कर देगा। समझ गए? तो पॉलीगन्स बड़ा है छोटा सा चैप्टर, अगर पढ़िएगा तो मुश्किल से 1 घंटा में उस चैप्टर को आप खत्म कर दीजिएगा, इतना छोटा है। समझ गए? अब बड़ा अच्छा चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर एडवांस में देख लो, नंबर सिस्टम वगैरह में देख लो, नंबर ऑफ जीरो क्या बोलता है, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, सर्ट एंड इंडिकेशन, मतलब समझ रहे हैं उसको क्या घातांक करने आप कहते हैं। लॉगरिथम देख लीजिए। ऐसे तो रेलवे लॉगरिथम से बड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉगरिथम से कई बार देखें कि बहुत रेयर केसेज में पूछा है। प्रोग्रेशन वगैरह देख लीजिए, प्रोग्रेशन से लगातार क्वेश्चन मेरा, लॉगरिथम कभी मिला नहीं हम लोग को, तो वो सब चैप्टर हालांकि अब मिलता उलता नहीं है। तो ये सब चैप्टर को आप देख के चलिए, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है। समझ गए? प्रत्येक से विभाज्य मतलब छोटा स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर 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 तो मुझे लगता है कि 1225, 1156, 1369, 1296 ही लगभग, तो कुछ ना कुछ मैटर गड़बड़ आएगा। प्रभु 2 3 5 7 वाला कैसेज है नहीं, तो हमको बनाना ही पड़ेगा। अब बनाना ही पड़ेगा तो फिर इंतजार किस बात का, बनाया जाए। छोटा वर्ग वाला तो हम बताए थे आप लोग को क्वेश्चन ऐसा एक, पीछे जाकर वीडियो आप ध्यान रखिए। गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेंगे तो 27 27 54 एंड 72 का क्या एचसीएफ 2 से 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, 3 से कहीं जी घबरीलू नहीं ना जी ना घबराए। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12। काहे प्रभु अब तो ना करे के जरूरत बा, तो हो जाएगा 2 गुने 3, 2 बार है तो स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। 4 को भी लिख सकते हैं बाबू 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर खाली ना मिला तो इसको अपने मर्जी से कर देंगे, तो 4 गुने 9 गुने 9 गुने 4, तो 4 चौका 16 और 9 नमा 81, तो 81 गुने 16 कर देंगे तो 16 ठी
16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सते बरी उतल से 16 अठी 28 से 1280 और प्लस 16 तो 1296। ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन ए। समझ गया? अरे 1680 12 था बाबू, तो 16 अठी 28 से होता ना बाबू। टेबल तो अच्छा आप लोग का होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यदि x बराबर 3 और y बराबर 5 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं प्रभु। x बराबर 3, y बराबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू भाग का है सर जी। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो रहू ना एरा यही आ जाती 4x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4xy प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आ गया ना। अर्थात x का वैल्यू हमारा है 3 तो 3 दूनी 6 और 5 11 का होल स्क्वायर। तो 11 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर जी? 121। ऑप्शन ए बा। ठीक बा। x बराबर 3, y बराबर 5, 2 दूनी 4x स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कार्टन में, कार्टन मतलब कार्टून जो बांध के पैकिंग लाता है, कार्टन। कार्टून मतलब तो वो दूसरी तरह से हो जाता है, कार्टन ही लिखना ठीक है। एक कार्टन में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है। निम्नलिखित में टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अटूट दर्पणों से अनुपात क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक दर्जन बराबर कितने दर्पण रहे? 12। 1 दर्जन बराबर 12। 1 दर्जन बराबर, तो सारे बच्चे समझ लो 1 दर्जन बराबर 12। अब 12 को हमको देखना चाहिए हो सकता है, मतलब जब भी कोई संख्या टूटेगा ना, मैथमेटिकल अगर फॉर्म चल रहा है तो वो अपने गुणज में ही टूटेगा। समझ गए? अपने ऐसे फॉर्मेट में टूटेगा जिससे कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर पूरा पूरा ना डिवाइड हो रहा मतलब उस स्थिति में वो ना टूटेगा। तो 12 को काटने वाली संख्या देखिए कौन है इस ऑप्शन में जिससे 12 कट जाएगा। 7 3 10, 10 दूनी 12। ना सर ये तो गड़बड़ टेबल हो जाती। 3 2 5, 5 तिया 12 तो होगा बिल्कुल ना सर, ये गड़बड़ है। 7 4 11, ना ये कैसे काट देती? तो काटेगा 5 और 1 6, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन डी। इसमें एक और पूछेगा कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो 3 गो ऑप्शन कटने वाला दे देगा, 1 ऑप्शन ना कटने वाला देगा। समझ गए? तो यहाँ पूछ रहा हो सकता है तो 3 गो ऑप्शन ना कटने वाला दिया, 1 गो कटने वाला दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समझ गए? तो थोड़ा सा एक चीज और बोलेंगे। आप लोग जो भी बच्चे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी बात है। मन से पढ़िए, वो भी बड़ी अच्छी बात है, पर मन से थोड़ा सेहत पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? अभी बीमार पड़ना मतलब मामला गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। खास करके धूप उप से बच के रहिए। वो कहता है ना कि कुछ भी हो जाए समंदर को सूख कर दरिया नहीं होने देंगे। समंदर को सूख कर दरिया नहीं होने देंगे। क्रीम लगाएंगे, गमछा बांधेंगे, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखना है इसको, नहीं तो मामला गड़बड़ा जी। तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा सकलियो मायने रखा है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8। 3.14 कहता है खुद को गरिया नहीं देंगे। हमारे तरफ कहा देख रहे हैं, हम तो परमानेंट करिया, कोई दिखते नहीं। ये तो और एचडी में हो जाता है। कभी कभी धूप में निकलते तो अपने देखे हम ही प्रभु गड़बड़ तो ना खूब मामला गड़बड़ा जाता है। क्या है ना, कभी कभी बब्बी मम्मी को बचपन में होता है नजर उजर लगाना, कहते लगाया तोरा लगे वाला तू ऐसी है, ठीक चल जो
कोई दिक्कत नहीं हो, नजर लगावे वाला के हम लोग को नजर लग जाएगा, इतना परमानेंट कलर है। 3 पॉइंट, आइए 3.14, 4 पे रेकरिंग है छुट्टी। और डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े बाबू, दशमलव भी वहां रेकरिंग पढ़ने के लिए हम लोग का है ना। और रेकरिंग में हम आप बता दें कि दशमलव के पहले जितनी संख्या रहे वो पूर्णांक होती है, तो 3 पूर्णांक जितना है उसको लिख लो, जितना पे नहीं रेकरिंग है उसको घटा दो, और जितना रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखे, और जिस पे रेकरिंग नहीं उसके बदले 0 लिखे। अर्थात हमारा आंसर होगा 3 पूर्णांक 13/90। काटता है तो कटो, नहीं काटे तो आंसर यही हो जाए। आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन बी। समझ गए? अबरी बंद हुई ना तो तोहरा ना छोड़ी, तू बार बार तंग कर रहा है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, और के उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे बोली ना प्रभु, आधार का अनुपात चाहिए। आ जाइए, ए अनुपात का है का ये अनुपात बी। ए अनुपात बी को हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 1/2 गुने आधार। अब 2 को आधार पूछा था, B1 गुने H1 मान लेते हैं। यहाँ भी 1/2 गुने B2 और गुने H2। अब बराबर दे दी इल्वा वैल्यू, क्षेत्रफल और ऊंचाई। क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 बा। 1/2 कट जाए। B1 और B2 का वैल्यू तो पूछ ही रहा है, H1 का वैल्यू दे ले बा 4। कहो यही ना है? हाँ ना, 3 बा, मैट्रे गड़बड़ा जाए। और H2 का वैल्यू बा 4, तो का हो जाए 4/3, क्रॉस में गुना कर दी और का, तो B1/B2 बराबर हो जाए 4 चौका 16/3 तिया 9। अर्थात हम B1 अनुपात B2 का वैल्यू 16:9 लिख सकत है। ऑप्शन सी। क्लियर ना? मैथ पढ़ने में मजा आएगा जब मैथ का कंटेंट अच्छा है, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है। और हम बार बार कहते, कोई भी चैप्टर को उठाओ और उसके उस पर सबसे पहले हेडिंग लिख दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चैप्टर का हेडिंग होता है। कोई भी चैप्टर लिखेंगे बाद में लिखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। पहले तुम्हें तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? ये मेन हेडिंग है। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ा गया है। कंधे से कंधे कहा हो रहा है? ओ हस्बैंड वाइफ है, मैटरे गड़बड़ा दी। कंधे से कंधे जोड़ा गया है, अरे एक साथ सटा के रखा गया है। लैंग्वेज ऐसे यूज करता है जैसे बाल बुतरू के मियाज गड़बड़ा देगा। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 घन को जोड़ के में लिखोगे 16 वाला के, 16 वाला लिखी प्रभु, तो 16 3 घन है। अच्छा वाह, 1 2 3, तो 16 और 16, तो लंबाई हो जाए प्रभु। ए जी कभी तो अंग्रेजी लिख ले, एक तो ऐसी हमरा अंग्रेजी बड़ी बढ़िया है को। तो 16 48, चौड़ाई 16 ही हो जाएगा बाबू, ऊंचाई भी 16। कहोगे कैसे सर? हम 3 को जोड़ेंगे लगातार वाले, कभी बुक 3 को सामने सामने रख के देखिएगा ना, लंबाई बढ़ेगा ना, बुक की चौड़ाई बढ़ेगी ना ऊंचाई बढ़ेगी, वही रह जाएगी। समझ गए? 3 को बुक जोड़ लीजिए, किसी भी चीज को आप 3 को के लगातार रख लीजिए साथ में, कंधे से कंधे मिला करके। समझ रहा ना? कंधा से कंधा मिलावे मतलब। हाँ, और क्या कह रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप सब लोग जानते होंगे, क्या होते? ध्यान में बाना, 2LB + BH + LH। काहे जी? तो गुने करके तंग करके रख देती। 2LB 16, 50 रहते तो 16 × 5 80, 800 में घटा देवी 1632, 16 दूनी 32, तो 8 और 9 में 3 गली तो 6, 768। ठीक है वाह, चला था 768
16 का 256 होगा है, यहूँ हो जीती 768 है, तो 2 गुने कर सके ही 768 गुने 2 और 256 पाहो ना 8 दूनी 16, 16 छो 22 के 2 हाथ में 1 छो 1 7 ऐसे छो छो 12 1 13 या 5 18 के 8 हाथ में 1 छो दूनी 12 अब 5 17 1 18 के 8 हाथ में 1 7 दूनी 14 गड़बड़ का किए 8 दूनी 16 छो 24 के 2 हाथ में 1 है 8 दूनी 16 छो 22 के 2 हाथ में 2 ना हो गया जी 8 दूनी 16 1 मिनट छो छो 12 अब 5 17 और 2 19 हो जीती माथा के दर्द ही गुण में मठा के दर्द हो जाको 1 7 7 14 और 2 16 1 17 चला करके देखे ही 4 दूनी 8 9 दूनी यार माथा के दर्द है 9 दूनी 18 8 17 दूनी 34 1 35 हाँ ससुरा के नाती ये जी बात है यो इतना तंग कैले बा ई सबन क्वेश्चन पूछ करके ना आपको गुना भाग वाला समय है माथा के दर्द करता है फॉर्मूला वगैरह ध्यान है खाली गुना भाग करावे में टाइम ले लेता है समझ गए कितना होगा 1584 मेरे ख्याल से समझ गए होंगे एक बार ले लीजिएगा ऐसे आपको लग रहा होगा ना कि सर ये 16 16 16 जुट के लंबाई कैसे हो गया 48 बाकी चौड़ाई आप उतने क्यों रखे चाहे कभी भी करके भी 3 को किताब को आप एक लाइन में सरिया के रख दीजिएगा ना इससे आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा लंबाई बढ़ेगी 16 16 जो भी उसकी हाइट है जो भी उसकी है लंबाई है वो बढ़ते चल जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क ना पड़ेगा समझ गए तो मेरे ख्याल से 10 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए ऐसे इसके लिए हम आपको फॉर्मूला भी बता देंगे समझ गए एक तरीका परसेंटेज में आता है बाबू लेकिन नॉर्मली आपको जब लगे कि सर हमको कुछ होना याद है एक नॉर्मल सा बात हमरा ना कुछ याद है हमको सिर्फ इतना बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है इधर भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है प्रारंभ में बाद में ओई ऐसे करते हैं प्रारंभ में अब बाद में काहे रटे वर्ग का क्षेत्रफल तो आप लोग सब जानते होंगे सर जी भुजा स्क्वायर तो भुजा 1 कर दीजिए यहाँ भुजा 2 का स्क्वायर अब भुजा मान लेंगे सर 100% लगेले है सर तो 100 का स्क्वायर और यहाँ कितना है 50 150 का स्क्वायर तो काट सकते हैं 10 वाला गुणज को मत काटिए इजी होगा निकाले में आपको 15 का स्क्वायर 225 तो मेरे ख्याल से सर 125% वृद्धि हो जाए ये बेसिक मेथड बा ऐसे यदि किसी राशि में जब दो राशि गुना में रहे बाबू और उस राशि में x% की वृद्धि करे मतलब जब दो राशि आपस में गुना के रूप में रहे और उनमें से प्रत्येक राशि में x% की वृद्धि कर दी जाए तो एक कंडीशन और होता है बाबू ध्यान रखिएगा कुल वृद्धि बराबर जो लोग कहेंगे अरे बाप रे ट्रिक को मजा आ गलो हिला के रख दिलियो है झुका के रख दिलियो है यही समझ गए कुल वृद्धि अब अगर ये भुला गया तो खुदे झुक गया मैटर गड़बड़ा जी तो अब 50 दूनी 100 50 का स्क्वायर 2500 अब बटा 100 तो हो जाएगा अरे 50 दूनी 100 तो यार हम ही झुका रही हो 125%। इस पे भी आप बना सकते हैं तो इस पे भी बना लीजिए या इस पे भी बना लीजिए लेकिन हम आपको कहेंगे ना मेंसुरेशन वगैरह का फॉर्मूला अगर आपको अच्छा है ना तो बेसिक लेके चलिए उसमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तो कुछ रटने ऐसे ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए उसको ऐसा क्या है एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ना पता रहे तो ये कभी ना बनी पर हो और शंकु का वक्र पृष्ठ और तिरछी ऊंचाई का मतलब समझ लीजिए एच नहीं है एल दिया है समझ गए तिरछी ऊंचाई को वहां एल से दर्शाते हैं और शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा शंकु का वक्र पृष्ठ का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू दिया है जी हाँ दिया है 7 एल 25 कट ही जी वो तो काट देवी 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 मतलब 550 सेंटीमीटर में हखिना स्क्वायर कर देवे क्योंकि एक बार मिलल खीन ऑप्शन ए
क्लियर? 12 भी बढ़े ना आगे। चलिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 7 गुना है। लड़कों की संख्या का 7 गुना है लड़कियों की संख्या। अच्छा, गर्ल्स ही ज्यादा हैं, फिर तो बेचारा झाड़ू पोछा भी लड़के के मारे पर। तो गर्ल्स और बॉयज, मान लीजिए बॉयज 1 तो गर्ल्स 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड के साथ खिला है, सेकंड भर में बनाने वाला क्वेश्चन है। अभी एक पीछे बनाए थे, 1 दर्जन शीशा टूट गेलो हल, समझ रहे हैं ना? तो हम बताए थे आपको कि जब भी कोई संख्या टूटती है तो अपने गुणज में टूटती है। यहाँ करा नहीं हो सकता है, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन, वहां देखिए हो सकता है तो 3 ऑप्शन ऐसा था जिससे संख्या नहीं कट रहा है, 1 ऑप्शन ऐसा था जिससे कट गया था। यहाँ करा नहीं हो सकता है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इससे नहीं कटेगा, 7, 1, 8 से। बाकी एक ऐसा कोई होगा जो कटेगा, नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कटेगा, एक ऐसा होगा जो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ करा नहीं हो सकता है। 7, 1, 8, 8 से 8 कटेगा जी, कट जाए तो ये तो होगा, वहां करा नहीं कर सकते हैं। 8 चौका 52, 8 पचे 52 है, 52 कटी ही ना, 8 9 72 ही कटी, 8 6 48, इसलिए हमारा ऑप्शन का हो जाएगा बी। ये कभी 52 कटेगा 8 से? हो ही नहीं सकता, ये प्रतिनिधित्व भी नहीं करेगा उसका, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को वो समझना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे। और एक चीज और बता दे आपको, एग्जाम लेने वाला है आप और हमसे ज्यादा वो समझदार है। वो बच्चे को ये कभी नहीं परखना चाहता कि कितना नॉलेज वाला है, बच्चा को ये परखना चाहता है कि कितना इसके पास स्किल पावर है। कोई भी वर्क क्या है ना कि कभी आप रेलवे में जाइएगा, बैंकिंग में जाइएगा तो वहां ये नहीं पूछेगा, मालूम हो काम करते वक्त कुछ कर दो, A + B का होल स्क्वायर बराबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहुंच जाओ, मामले गड़बड़ा जी तो हट आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपका काम करने का स्किल को डेवलपमेंट करता है कि कैसा आप जान रहे हैं। एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा? लड़का है। चलिए देखत है ये क्वेश्चन का कहतवा। एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना बाबू? आदमी को ना जूनियर हम लोग मेल से सूचित कर लेते एम, और लड़का को बाबू बी कह देते। तो एक आदमी और एक लड़का एक काम को ना बाबू 24 दिन में कहा कि इस प्रभु दोनों लगबो ना तो 24 दिन में क्लियर कर देबो सर, कोई दिक्कत ना है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करे लड़का, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। अच्छा बाबू 26 दिन में 6 दिन आदमी अकेले किया, 6 दिन आदमी अकेले किया, मतलब 26 में 6 घटाते तो बचा कितना? 20, अर्थात 20 दिन दोनों मिलके किया। देखो अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कर रहा है, मतलब 20 दिन तो दोनों मिलके कर रहा है ना। आइए देखते हैं, तो 1m + 1b मिलके 20 दिन किया। ये 20 कहां से लाए रे? 26 में 6 घटा दिए, क्योंकि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कर रहा है। अब प्लस देखा प्रभु लेनवा ना गड़बड़िया है, बड़ी दर्द की ले तो आदमी अकेले 6 दिन किया है, अर्थात 1m × 6, समझ गए? देखिए 20 और 26 हो गया। लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? तो पहले रेशियो तो निकाल ले बाबू। 24m + 24b बराबर हो जाए 20 और 26m, 6 को इधर वाला प्लस 20b घटाई तो हो जाए 2m बराबर 4b, कट के 2 दूनी 4, अर्थात m और b का रेशियो कितना आ जाए बाबू? यही लिखते हैं छोटू, क्योंकि जगह भी तो बचना चाहिए हल करने के लिए। 2:1। लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? कोई भी एक कंटेंट उठा लेते हैं यहां से, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। शुरू वाला 1m
प्लस 1b, जिस कार्य को 24 दिन में कर रहा था, अबरी भुटिकना के पकड़ के कह करे तू अकेले कर, भाग्य नियन छोड़ के हमरा अकेले करे पर ले 6 दिन। 1b कई दिन में करेगा? d दिन में। m का वैल्यू 2, तो 2 और 1 3, तो 3 गुने 24। भुटिकना अकेले करेगा तो 1 गुने d, तो 24 दिया 72 है ऑप्शन में जी। हाँ है ये ऑप्शन डी। समझ गए? कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से आप एक आर.एस. अग्रवाल का बुक आता है ना, उसको आप देखिएगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन में तो सबसे लास्ट मिसलेनियस वाला जो क्वेश्चन पूछा है ना, जो प्रीवियस ईयर वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन में मिल जाए या टाइम एंड वर्क में मिल जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक कहीं है आपका दिया हुआ। चलिए देखते हैं। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी पर भरकर ड्रम में पलटनी होगी ना? सीता जी हखिन और रामू जी हखिन। काहे प्रभु राम जी का तो बोलते अच्छो लगते हो, रामू ले ले। हमारी जानकी माता के साथ तो कम से कम राम ही अच्छे लगते हैं। सीता है और रामू है। चलिए ठीक है, रामू ही लिखते हैं, इसे राम लिखते तो ज्यादा अच्छा रहा। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, मतलब वर्ग ही दे दिया बाबू। धारिता मतलब क्षमता छुटू। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार ले जाती है। 3 लीटर के हिसाब से ले गई तो 60 बार ले जाए पड़ा। सीता और रामू दोनों जाए तो 3 और 1 4 लीटर के हिसाब से भरे में पूरा ड्रम कितना लगेगा? तो डी 15 चौका 60, डी बराबर 15 दिया 45 फेरा में मीटर गोल हो जाए। ऑप्शन डी। समझ गए? भारी धारिता दे दिया मतलब ये डायरेक्ट वर्ग ही दिया हुआ है, इसको आप वर्ग कह सकते हैं, या धारिता मतलब क्षमता कह सकते हैं। समझ गए? इसकी क्षमता है, वर्ग कहिए ना, कुछ इतना करते रहिएगा आप। एक रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 27 सेकेंड लिया। 650 मीटर लंबे पुल के छोर पर है, ओई मतलब पुल को नहीं पार कर रहा है बाबू, सिग्नल को पार कर रहा है तो 27 सेकेंड। सिग्नल को पार कर रहा है बाबू, सिग्नल को, और सिग्नल को पार कर रहा है 27 सेकेंड में, मतलब खुद रेल की लंबाई यहाँ अपनी लंबाई को पार कर रहा है। लेकिन यदि वह रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 92 सेकेंड लेता है तो रेलगाड़ी पुल को पार करने में, तो पुल को पार करने में मतलब रेल प्लस पुल है 92 सेकेंड। 92 ना जी? हाँ जी। अंतर बताओ कितना है? कितना लंबा पुल है? 650 मीटर। रेलगाड़ी का चाल यहाँ से निकलिए जाएगा, वो चाल का था दूरी बटा समय, तो दूरी तो हो गया 650, और समय अंतर जो होगा बाबू 12 में 7 गया 5, 8 2 65 तो हो गया 65, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे लग रहा है ना कि ये ज्यादा इजी है, मीटरे में पूछ रहा है और यहाँ सेकेंड में दे ये दिया। कितना इजी क्वेश्चन था बाबू। रेल की लंबाई हो जाएगा छुटू चाल गुने समय, तो 10 गुने 27 बराबर 270 मीटर। ऑप्शन ए क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा बा। यह धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है धारा की गति। ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन हम पीछे एक बार और बताए हैं, कहीं बताए हैं, पर लग रहा है कि रिपीटेशन वाला क्वेश्चन मिल गया है। ना बताए तो अभी देख लेंगे, ऐसा कौन सा दिक्कत है। जितना देरी में डिस्कशन करेंगे उतना देरी में तो इसको बना देंगे, ससुरा जाई कहाँ ही।
शांत जल में नाव की चाल है, मतलब सिर्फ नाव चल रहा है, जल शांत है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल बाबू, मतलब धारा के दिशा में बा चाल का बा। तो कितना लगा है? 28 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 45 मिनट बटा 60 घंटा में बदलेला 15 45 15 चौका 60, अर्थात हो जाएगा 28 और 4 3 7 ऊपर 4 तो 7 चौका 28 तो 4 चौका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अच्छा बाबू, आप शांत जल में तैरिएगा तो 14, धारा के दिशा में तैरिएगा तो 16, तो कितना बढ़ गया आपका? 2 है ना, तो धारा के कारण तो बढ़ा, तो धारा की चाल हो जाएगा बाबू 16 माइनस 14 कई जूनियर 2 किलोमीटर। अरे समझने के लिए इतना लैंग्वेज लिख रहा है, ऐसे तो आप लोग समझदार ही हैं। काट से भर मारिएगा सर, कने जाई तू। ऑप्शन डी क्लियर। 18 एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 33% प्राप्त करना आवश्यक है। एक पर छात्र को 130 अंक मिले और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा के लिए अधिकतम पूर्णांक है। एक छात्र को कहा गया कि देख तोरा अगर पास होने के है तो तुमको कम से कम कितना प्रतिशत अंक लाना होगा? 33%। वही पास होने के लिए कितना चाहिए? 33%। एक विद्यार्थी प्राप्त कितना किया? 130। पास होने के लिए हमको चाहिए था 33%। जिस दिन रिजल्ट आया कॉलेज जा रहे थे तो हम लाए थे कितना? 130। सर पूछे रे कहाँ जा रहा है रे? हमने सर रिजल्ट देखे जा लिया और कुछ कल की तो हर 133 नंबर लो है, तू फाइल हो गए नहीं है कई नंबर से फाइल हो गए हैं 35 नंबर से। हम बोले कि सर ये तो गड़बड़ा गए। बोले हाँ बिल्कुल, पढ़ा नहीं कितना। तब पास हो जाते बाबू हम। कब पास हो जाते? जब हम ले आते 130 प्लस 35, अर्थात हम 165 नंबर लाते तो क्या होते जूनियर? पास हो जाते। पास हो जाते ना। अब पास हो जाते 165 लाते, मतलब हम 33% के लिए बराबर ले आते। तो 165 का तुलना 33 से। और परीक्षा का पूछा? अधिकतम अंक। तो प्रतिशत मतलब होते है का 100 ही ना। 35 से 5 बार में बाबू तो कितना हो जाए? 500। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, कहीं लगे कि सर जी डिसाइड हो जाओ स्क्रीनशॉट ले लीजिए मनी तो ठीक ठाक रहती। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय खर्च केवल 14% वृद्धि हो जाए? ये तो ज्यादा गड़बड़ा दिया। अभी तक पूछता था कि अगर किसी पेट्रोल की खपत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? तो ये तो गड़बड़ा दिया। ये करा कि नहीं? इतना कम नहीं करिए कि मामला हो जाए कि आधा रास्ता में रुक जाइए गाड़ी खींच के ले आ रही है। अरे ज्यादा से ज्यादा 14% बढ़े चलेगा, गाड़ी भी खींचे ना पड़े, मामला गड़बड़ा जाए। तो प्रारंभ में मूल्य प्रतिशत मतलब 100 मान लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य बढ़ा रेट तो हो गया 152। हमने कहा आज तो तेल कम भरे हो, कहा कि हमारा खर्चा चाहिए कितना बाबू? वर्तमान में मात्र 14% वृद्धि, तो 114 चाहिए। पहले तो 100 था, 14% 114। बताओ कितना की कमी कर रहे हैं बाबू? 12 4 8, 4 में 1 गया 3 और 1 में 1 गेलू तो कितना परसेंट की कमी? तो 38 बटा 152। अच्छा इसमें मत निकालिएगा क्योंकि अब रेट हो चुका है 152, हमको चाहिए मात्र 114 का। प्रतिशत मतलब 100। 3 बार में 8 दिया नहीं होगा, 8 4 में 8 चौका 32, 3 4 12 3 15, 4 बार में कट जाए बाबू तो हो जाए 25%। अर्थात कई परसेंट की कमी करनी होगी? 25% की हमको कमी करनी होगी। ऑप्शन सी। समझ गए? इसको ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक और वर्तमान वाला केसेज। 50 आमों को 30 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए ताकि 20% लाभ हो? 1 रुपया में कितने आम बेचे था तो ठीक था।
और कभी भी अगर निश्चित राशि शामिल कर दे तो कुछ लोग कहता है सर यूनिटरी मेथड लगा दे भाई, एक एक नियम, कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही आंसर देगा। वो तो ना काहे करेंगे, ये खुद ही लेके आवेगा अपने आप। दिया गया परिणाम नीचे, अब पूछा गया परिणाम ऊपर। 50 आम को 30 रुपया में बेचा, अर्थात 30 रुपया में 50 आम बेचा है, तो क्या हुआ है उसको 10% की हानि 90। 28 रुपये में कितने आम बेचेगा उसे 20% लाभ होगा। हमको ऊपर प्राइस रखे बाबू, अर्थात ऊपर अब हमको कई लाना है 28। अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो सोचेंगे। 0 से 0 10% की हानि होती है ना, हाँ ठीक है। और 3 से तो ये मेरे ख्याल से 0 से 0 कटेगा। चलो बाबू ये तो गड़बड़ा रहा है लगता है। 12 तिया 36, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये तो गड़बड़ा गया रे। 4/5 आ गया, अर्थात 4 रुपया में 5 आम। हमको चाहिए कितना 28 रुपया में ना बाबू, तो ऊपर प्राइस है, ऊपर 28 लाना है, तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर दो तो हो जाएगा 28/35, अर्थात 28 रुपया में 35 आम, अर्थात हमारा ऑप्शन देगा 35, ऑप्शन ए। क्यों ऊपर प्राइस लिखे हैं बाबू, ऊपर मूल्य लिखा हुआ है 30 रुपया में 50, इसलिए मूल्य हमको चाहिए ना 28 रुपया, इसलिए ऊपर नीचे 28 लावेला, ऊपर 7 से गुना किए तो नीचे कर देंगे। समझ गए? चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 21। एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। साधारण ब्याज है तो की दिक्कत है, तो साधारण ब्याज की समान दर से ही दर समा रहे तो 6 वर्षों में समान राशि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। आइए 10 वर्ष में कितना बढ़ा है 75 ना, तो 75 का तुलना 10 से, कहा 5 वर्ष में कितना बढ़ी, नहीं 6 वर्ष में, तो 6 से गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 15 बचे 75, तो 15 तिया 45% ही हो। ये दिक्कत हो गया क्या, नहीं समझे? प्रारंभ, चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। वर्तमान जो चाहिए हमको 10 वर्ष में बढ़ा है 75%, वर्तमान में करा कि 6 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, काटो ना, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 75 का तुलना 5 से। चीज बा वही कर रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं बताया, माथा के दर्द ही खाली। 15 बचे 75, 15 तिया 45, इतना आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझदार होंगे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन में कहाँ कोई दिक्कत है। 45 है ना, कि ऐसी बनी लिया नहीं है कि सर्वो नहीं देखते, बनी ले चल जाते ना, मैटर गड़बड़ा जाए। 22 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? ए बराबर राशि, पी बराबर मूलधन और एस बराबर साधारण ब्याज। ए बराबर राशि का होता है, मिश्र धन की राशि होती है। मिश्र धन बराबर हम लोग हमेशा जानते हैं, जैसा ये आपको नॉर्मल हम बताते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ना बा, हाँ चलो ना साधारण ब्याज। हम लोग देखो मूलधन बातें मानते हैं ना बाबू, 100 दर आर मानते हैं, छुट्टी समय टी मानते हैं, तो एस आई हो जाता है आर टी। तो हम लोग मिश्र धन लिखते हैं बाबू 100 प्लस आर टी, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो कहना चाह रहा है ना बाबू, ए मिश्र धन है, समझ गए, और पी मूलधन है, एस आई तो समझ ही रहे हैं, साधारण ब्याज खुदे बोल रहा है, यहाँ मूलधन बोलिए रहा है पी, खाली ए राशि लिख के गलत लिख दिया, उसको बोलना चाहिए था ए कुल राशि है तो ज्यादा अच्छा है। तो अर्थात हम मिश्र धन बराबर लिखे हैं जूनियर। यहाँ देखो मूलधन प्लस ब्याज, तब मूलधन कितना है पी, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज, ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा समझ आइएगा। ऐसे तो एक लाइन में आंसर मार सकते हैं आप, अर्थात ए बराबर हम लिख सकते हैं बाबू मूलधन पी या ब्याज एस आई।
P प्लस एस आई है ये है जी ऑप्शन ए। ओहो 12 ना 22। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपया है। 20 के बाद तो दशमलव का है दल हुआ जी, मेरा स्की लेना देना है। राशि कितनी होगी? इसको रेशियो से भी बना सकते हो। ऐसे 2 वर्ष के लिए ना सबसे अच्छा हम आपको एक कंटेंट बताते हैं। कभी भी 2 वर्ष का एसआई निकालना रहे ना तो आइए ना एक नॉर्मल सा 2 वर्ष के लिए, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। ऐसे तो रेशियो पर हम बता देंगे, कोशिश करते हैं बताएं देने के। केवल 2 वर्ष का CI का फॉर्मूला कभी लिख लीजिए अगर पूछे तो। होता है 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100। समझ गए? और अगर 2 वर्ष का CI माइनस SI पूछे, मतलब CI और SI का अंतर पूछे, तब फॉर्मूला होता है R स्क्वायर बटा 100। तो यहां दिया है 20, अब 20 का तुलना कर देंगे 4 से, तो 4 का स्क्वायर 16 ऊपर 100 हो जाएगा। अब पूछा का है राशि, तो मूलधन तो 100 होता ही है। कटी 4 चौका 16, 4 पचे 20, 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 125 पर डबल जीरो बैठा दे तो आंसर हो जाना चाहिए 12,500 रुपया। नटंकी करता है, दशमलव बैठा के खाली क्वेश्चन में इतना बड़ा करके बुतरवन को डरे दे रहता है। क्वेश्चन नंबर बाबू 23, रेशियो से सीखोगे। आओ, मूलधन काहे ना टेंशन ले रहे हो, सब के इलाज है। कुछ लोग को लग रहा है सर रेशियो पर कैसे बोल हुआ। मूलधन 100, मिश्रधन 104, 25 चौका 100 और 26 का स्क्वायर। 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। तो CI हो जाई 1, 7 में 2 गया 5, 51। समझ गए? अब SI निकालते हैं। तो 625 का 4 दूनी 8 प्रतिशत मतलब 100, तो 25 चौका 100, 25 पचे 25 25 का स्क्वायर है वो, 4 दूनी 8 तो 25 दूनी 50। समझ गए? तो वहां अंतर 20 का, यहाँ अंतर बताइए 1 का, तो 20 का तुलना 1 से। अब मूलधन पूछा है तो यहाँ हो जाएगा 625। 625 को गुना करो ना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 12,110 यार 12,500। तो रेशियो से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, रेशियो से भी बन जाता। लेकिन मुझे लगा कि 2 वर्ष वाला के लिए ना 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 आपका बेस्ट कंटेंट है। कभी कभी ओल्ड इज गोल्ड भी होता है। चलिए, 4 वर्ष पहले राम की आयु का श्याम की आयु से अनुपात 13:9 है। 4 वर्ष पहले मतलब पूर्व, 4 वर्ष पूर्व राम जी कौची हलखिन, श्याम जी के साथ रेशियो 13:9 हल। 8 वर्ष बाद का है 4:3 हो जाएगा बाबू। तो ऊपर 1 से अंतर है, एज वाला है, तो 13:9 में 4 का कोई फर्क ना पड़ी था। 13 जो हो गया है 16, मेरे ख्याल से 3 की वृद्धि। यहाँ था 9 जो हो गया 12, यहाँ भी 3 की वृद्धि। एज में समान वृद्धि समान कमी चलता है बाबू, अंतर इसलिए समान करते हैं। 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद में 12 का अंतर, 12 का तुलना 3 से। पूछा किन खर है
वर्तमान में उनके आयु के बीच का अंतर। अच्छा, वर्तमान पूछे या इन वर्ष बाद पूछे या पूर्व पूछे, अंतर पर कोई प्रभाव नहीं करता है। अगर मेरी आयु अभी 30 वर्ष है, मेरे भाई की आयु 25 वर्ष है, वो हमसे अगर 5 वर्ष छोटा है तो हमेशा 5 वर्ष छोटा रहेगा। एक नहीं बाद में बड़ा होकर कूट देगा कि तू बड़ी गड़बड़ की लू, बड़ी पिटल हुआ तनिको में, समझ गया? नहीं तो मामले गड़बड़ा जी, तो इसलिए वो हमेशा छोटा रहेगा। तो अंतर पर कोई प्रभाव न पड़े। 13 या 9 में 4 का अंतर है, 16 12 में 4 का अंतर, 3 चौका 12, अंतर कै का 4 चौका 16 वर्ष। अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जूनियर, अंतर हमेशा इक्वल रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए